औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे बताइएगा आवाज स्क्रीन दोनों से क्लियर है? जी एक दफा काइंडली अगर आप अपने रेलेवेंट ग्रुप्स के अंदर एक मैसेज ड्रॉप कर दें कि क्लास शुरू हो चुकी है। जी जी बिलाल भाई, अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, कसम खुदा की भी हमने कुछ नहीं पढ़ा। हम आप ही का वेट कर रहे थे कि बिलाल भाई आएंगे और हम कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। आज आपकी ये कंफ्यूजन का खात्मा कर भेजेंगे। आज हमने करना ही यही आज हमने करना ही यही है। आज हमने कंफ्यूजन को खत्म करना है। बस एक दफा आपने अपने रेलेवेंट ग्रुप्स में मैसेज कर देंगे क्लास शुरू होगी। एक दफा अपने रेलेवेंट ग्रुप्स में मैसेज कर दें। ओके, कल वाली बातें कुछ कुछ याद है? कल वाली बातें कुछ कुछ याद है? ऑर्डर्ड एविडेंस सफिशिएंट कैसे होता है, अप्रोप्रिएट कैसे होता है, वो बात क्लियर है? अच्छा, उसके बाद अगर मैं रिकॉल करूं तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ये बात आप लोगों ने मुझे बता दिया, क्लियर हो गई। ये जो 5 बातें हैं जनरलाइजेशंस, ये क्लियर है? ये 5 बातें क्लियर है? ये वाली 5 डॉक्यूमेंटेड, इंडिपेंडेंट सोर्स, डायरेक्ट आई, ओरिजिनल हो, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स वाला, और ठीक हो गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि कल के लेक्चर से आपका कोई सवाल नहीं है, ऐसा ही है? अगर है तो जल्दी से क्यों लिखते हैं, जल्दी से। अगर कोई सवाल रखते हैं तो जल्दी से सिर्फ क्यों टाइप कर दें। सर रिलायबिलिटी की कोई एग्जांपल दे दें, थोड़ा डाउट है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। असर्शन वाली बात तो भी हमने आज दोबारा से करनी है ना। उसके अलावा सवाल आया है कि सर रिलायबिलिटी के ऊपर एक एग्जांपल दे दें। अगर आप छोटे भाई से पूछें कि मुझे रात के 12 बजे के बाद घर से जाना है, और वो सारे ला के कह दे कि ठीक है चले जाओ, और जब आप 2 बजे वापस आ रहे हो घर, तो आपके अब्बू आपसे पूछे बेटा तुम किससे पूछ के गए थे? आप कहे भाई से। अब्बू पूछे अच्छा बड़े भाई से? आप कहे नहीं छोटे भाई से। तो अब्बू क्या करेंगे? अब्बू आपके कान के नीचे बजाएंगे और कहेंगे बेटा तुम जिससे पूछ के गए हो क्या वो रिलायबल सोर्स है? उसको तो अपने अच्छे बुरे का नहीं पता, तुम उससे पूछ के चले गए। ज्यादा रिलायबल बंदा कौन है? मैं, या तुम्हारी वालदा, या तुम्हारा बड़ा भाई। उससे पूछ के जाओ, उसकी इजाजत लो। तुम एक गलत शख्स से इजाजत लेके एक गलत एविडेंस लेके चले गए हो, और तुम उसके बिना पर लेट आ रहे हो। इसी तरह अगर मैं बिजनेस लॉ के बच्चों से पूछूं कि बताओ ऑडिट में मैं छुट्टी दूं या ना दूं, और बिजनेस लॉ वाले सारे ला के कहें यस सर दे दें, तो क्या इवन दो के बिजनेस लॉ की 50 की स्ट्रेंथ मुझे कह रही है कि छुट्टी दे दें, सारे बच्चे कह रहे हैं क्वांटिटी बहुत अच्छी है, मगर क्या ये क्वांटिटी रिलायबल है? सारे बात समझ आई? मुझे परचेज के एरिया में एरर्स निकालने हैं,
और मैं सेल के एरिया में 3 एरर्स निकाल के बड़ा खुश हो रहा हूं कि मैंने परचेज के एरिया के एरर्स निकाल दिए, क्या ये बात आप लोग मान सकते हैं कि सेल्स का एक एरर इज इक्वल टू परचेज का एक एरर? नहीं, तो रेलेवेंट भी नहीं है, रिलायबल भी नहीं है। बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब आज की कहानी शुरू करते हैं। बात को कल वाले टॉपिक से ही उठाऊंगा और इत्तफाकन ये चीज डिलीट हो गई, आई डोंट नो, नहीं है। हम लोगों ने कल ये 7 प्रोसीजर्स लिखे थे: इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, रिकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस। और उसके साथ 2 और बातें लिखी थी: एक्सटर्नल कंफर्मेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। यानी कि ये 7 मेरे पास प्रोसीजर्स है और इन 7 प्रोसीजर्स को मैंने इस्तेमाल करना है assertions को वेरीफाई करने के लिए। I have to verify assertions. I have to verify assertions. अब आप लोग कहेंगे कि सर आप assertion तो बहुत दफा कह रहे हैं, ये assertion क्या है? तो मैं आपसे कहूंगा कि assertion 5 बातें। अगर आप किसी भी एरिया में ये 5 बातें, 5 things या 5 concepts वेरीफाई कर लेते हैं by using what? By using these procedures. और जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे लग रहे हो, शायद इनमें से एक लगे, शायद 2 लगे, शायद 3 लगे, शायद सारे ही लग जाए। मगर जब आप इन प्रोसीजर्स को यूज करते हुए वो 5 कॉन्सेप्ट्स या 5 चीजें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका सबस्टांटिव प्रोसीजर्स। ये क्या कहलाता है? आपका सबस्टांटिव प्रोसीजर। हमारे पास जो अकाउंट्स बनते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक बैलेंस शीट बनती है, एक इनकम स्टेटमेंट बनती है। ऐसे ही मेन अकाउंट्स ही 2 होते हैं ना, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। चले यहां पे मैं ऐड कर देता हूं इक्विटी। अब कोई और शक तो नहीं है? कोई और शक तो नहीं है? नहीं, कैश फ्लो जो है वो जब हम लोग बैलेंस शीट के अंदर कैश और बैंक लिखते हैं तो बेसिकली कैश फ्लो उसी की वर्किंग होती है। कैश फ्लो इज अ वर्किंग जिससे हम कैश और बैंक की फिगर बैलेंस शीट में लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है? वेरीफाई करना होता है बैलेंस शीट के अंदर आने वाली आइटम्स को, इनकम स्टेटमेंट के अंदर आने वाली आइटम्स को और इक्विटी के अंदर आने वाली आइटम्स को। इनके साथ इनके नोट्स वगैरह, डिस्क्लोजर वगैरह अटैच होते हैं। मगर जो 3 मेन एलिमेंट्स हैं वो यही है। बैलेंस शीट को अगर मैं मजीद ब्रेक डाउन करूं तो इसमें मेरे पास क्या क्या बातें आएंगी? बैलेंस शीट में क्या क्या होता है? बैलेंस शीट में मेरे पास एसेट्स होते हैं, ठीक है, मेरे पास लायबिलिटीज होती है और मेरे पास इक्विटी वाली बात होती है। मजे की बात आपको बताता हूँ, ये जो इक्विटी है जिसमें हम लोग शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिजर्व्स वगैरह लिखते हैं, ये भी तो स्टेटमेंट इक्विटी से फिगर आ रही होती है ना। फिगर कहां से आती है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से। और एसेट्स के अंदर जो मेरे पास कैश और बैंक आता है उसमें वो फिगर कहां से आती है? कैश फ्लो से। तो अगर मैंने कैश फ्लो नहीं लिया तो मैं फिर इसको भी एज सच कंसिडर नहीं करता।
तो बेसिकली व्हाट आई एम टू वेरीफाई इज इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट। और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मुझे जो फाइनल फिगर देती है वो फाइनल फिगर मैं यहां पे लाके पुट अप कर देता हूँ, जस्ट लाइक कैश फ्लो। करना आप लोगों ने ये है कि आप लोगों ने अब कुछ 5 बातें याद रखनी है। वो 5 बातें कौन सी है? जब मैं बैलेंस शीट का कोई एरिया आपको दूं कि भाई इस बैलेंस शीट के इस एरिया के ऊपर, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं नॉन करंट एसेट के ऊपर मुझे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स बना के दें। मैंने आपसे कहा बैलेंस शीट के नॉन करंट एसेट्स के ऊपर मुझे सब्सटेंटिव बना के दें, तो आप लोगों ने 5 चीजें वेरीफाई करनी है। ये 5 चीजें क्या है? दीज आर कॉल्ड असर्शंस, दीज आर कॉल्ड असर्शंस। और इन असर्शंस को वेरीफाई करने के लिए जो काम किया जाता है दैट इज कॉल्ड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। नॉन करंट एसेट, सबसे पहली चीज मुझे क्या देखनी है कि ये नॉन करंट एसेट मौजूद भी है या नहीं, एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता, इसकी मुझे एग्जिस्टेंस चेक कर लेनी है सबसे पहले। फिर मुझे ये देखना है कि जो कंपनी ने डाटा मुझे प्रोवाइड किया है वो डाटा कंप्लीट भी है या नहीं, मुझे कंप्लीटनेस का एरिया चेक कर लेना उस नॉन करंट एसेट का। फिर इसकी वैल्यूएशन चेक कर लेनी है। ठीक है, मौजूद भी है, कंप्लीट भी है, मगर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये सही वैल्यू पे आ रहा है? क्या इसकी वैल्यू एक्यूरेट है? क्या इसकी वैल्यू सही से निकाली गई है? और क्या सही से एलोकेट की गई? ये तीनों बातें मुझे एक ही गो में वेरीफाई करनी होती है, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन और एलोकेशन। फिर क्या ये मेरा है या नहीं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अच्छा, याद रखना है, याद रखिएगा कि बेशक हम लोग एसेट्स क्यों ना वेरीफाई कर रहे हो, हम लोग वर्ड ऑब्लिगेशन का साथ लाजमी लिखते हैं, ये एक कंबाइंड वर्ड है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना आपने कि एसेट्स के केस में खाली राइट्स लिख दें और लायबिलिटीज के केस में खाली ऑब्लिगेशंस लिख दें। आपने ये कंबाइंड जार्गन लिखना है ऐसे ही। और आखिरी है क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो अब अगर कोई आपसे कहे कि यार मुझे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स बनाने हैं फिक्स एसेट्स के, तो आप कहेंगे कोई मसला नहीं है, बस ये 5 चीजें वेरीफाई कर लो, एग्जिस्टेंस वेरीफाई कर लो, कंप्लीटनेस वेरीफाई कर लो, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन वेरीफाई कर लो, राइट्स ऑब्लिगेशंस वेरीफाई कर लो, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन वेरीफाई कर लो, तुम सब्सटेंटिव बना लोगे। ये जो 5 बातें मैंने आपके सामने इस वक्त लिखी हैं, दीज आर नोन एज असर्शंस। ये हैं असर्शंस, यानी कि वो कॉन्सेप्ट्स जो कि मुझे वेरीफाई करने हैं। और वेरीफाई कैसे करने हैं? बाय यूजिंग these procedures, these procedures। ये वाले अभी हम लोग नॉन करंट एसेट्स को करते हैं तो आपको मजीद आइडिया हो जाएगा, बट यहां तक डिफरेंस समझ आ गया? यस, बैलेंस शीट की कोई भी आइटम हो, एसेट्स से हो, लायबिलिटी से हो, आपने यही 5 बातें वेरीफाई करनी है। और जब आप ये 5 बातें वेरीफाई कर लेंगे, इट मीन कि आपने सब्सटेंटिव बना। तो जो कंफ्यूजन थी असर्शन को लेके और प्रोसीजर्स को लेके, क्या अभी तक वो कंफ्यूजन रिजॉल्व हो गई है कि असर्शन ये 5 चीजें हैं जो कि मुझे वेरीफाई करनी है और कैसे वेरीफाई करनी है? इन 7 प्रोसीजर्स के थ्रू। वो 5 बातें मुझे क्या वेरीफाई करनी है? नंबर 1, क्या वो एसेट एग्जिस्ट करता है? क्या जो मुझे डाटा प्रोवाइड किया गया है वो डाटा कंप्लीट है?
क्या उसकी वैल्यूएशन सही की गई है, क्या वो मेरा है भी या नहीं, और क्या बैलेंस शीट के अंदर वो सही जगह पे क्लासिफाई और प्रेजेंट हुआ है या नहीं। ठीक। एग्जाम में दो तरह के बच्चे हो सकते हैं। एक वो बच्चा होगा जो कि इन हेडिंग्स को यूज करते हुए अपने प्रोसीजर्स बना रहा है, यानी कि उसने लिखी हेडिंग एग्जिस्टेंस, इसके नीचे उसने 3 बातें लिखी, कंप्लीटनेस के नीचे उसने 2 बातें लिखी, एक्यूरेसी के अंदर उसने 4 बातें लिखी, राइट्स के अंदर 2 बातें लिखी, क्लासिफिकेशन के अंदर 2 बातें लिखी। यानी कि अगर मैं ऐड करूं 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11 + 2 13, उसने 13 प्रोसीजर्स लिख दी विद हेडिंग्स। और इसके बरक्स एक और बच्चा है जिसने विदाउट हेडिंग 20 बातें लिखी हैं। आईकैप का जो एग्जामिनर है वो इसको ज्यादा फेवर करेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि आप असर्शन बाय असर्शन वेरीफाई कर रहे हैं चीजों को। हो सकता है कि इसकी 20 बातें सारी की सारी सही हो, मगर इन 20 बातों को चेक करने के लिए एग्जामिनर को उतरना पड़ेगा उसके सवाल में, ढूंढना पड़ेगा कि 20 बातें किन किन एरियाज को वेरीफाई कर रही है, और ये काफी ज्यादा मिक्स हो जाएगा। तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए भी मुझे असर्शन अप्रोच बरकरार रखनी होती है। एम आई क्लियर? बैलेंस शीट का कोई भी एरिया आपको एग्जामिनर दे दे, कोई भी एरिया दे दे, चाहे वो एरिया किताब में है या नहीं, आपने यही 5 बातें वेरीफाई करनी है और आप सब्सटेंटिव बना लेंगे। कुछ ना कुछ तो आप लिख ही लेंगे यहाँ पे। अभी देखते हैं, आपकी मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। अब हमने प्रैक्टिस ही करनी है इन एरियाज की। अब ये जो असर्शन वाली अप्रोच है और जो आपको सॉल्यूशन मिलता है, पुराने जमाने में सॉल्यूशंस जो हैं वो इस मेथड में नहीं होते थे, बट अगर आप गौर करें तो जो बहुत ही रिसेंट सवाल आया ना इसका सब्सटेंटिव का, आपने गौर करना है। और अगर आपके पास अगर किताब है तो जरा देखें, चैप्टर 8 में जाएं और चैप्टर 8 का पहला सवाल देखें, स्प्रिंग 19 का क्वेश्चन नंबर 5, जरा चेक कीजिए। स्प्रिंग 19 का क्वेश्चन नंबर 5 जरा चेक कीजिएगा। वहां पे एक टेबल बना होगा और टेबल के राइट साइड पे लिखा हुआ है रिलेटेड असर्शन। अब आपका एग्जामिनर असर्शन 4 आया आपसे, अब आपका एग्जामिनर असर्शन 4 आया आपसे। पहले सही कह रहे हैं, वो इस तरह से नहीं करता था, मगर ये जो मेथड है ना असर्शन वाला, ये टेक्निकली उसने कॉपी किया है एसीसी से। एसीसीए के अंदर सब्सटेंटिव असर्शन वाइज पढ़ाए जाते हैं। पहले सीए के अंदर ये क्रैमिंग बेस्ड चलते थे, बच्चा आवाजार होकर सिर्फ रट्टा ही लगा रहा होता था और कुछ नहीं करता था, मगर एसीसीए ने इसको लॉजिकल वे में प्रेजेंट करना सिखाया और फिर ये आईकैप ने उसको इस तरीके से अडॉप्ट किया। तो अब अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं नॉन करंट एसेट्स के सब्सटेंटिव बनाना शुरू करूं? सारे तैयार हैं? आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है। अभी छोड़ दें चैप्टर कौन सा है, अभी भूल जाए। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो नॉन करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए नॉन करंट एसेट्स के सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स बनाते हैं। चलो जी, लेट्स सपोज आपको आईकैप के एग्जाम में एक एरिया आ गया
नॉन करंट एसेट और आपसे कहा जा रहा है कि सब्सटैंटिव बनाए, पहली चीज जो आपने सोचनी है वो ये कि मैंने कौन कौन सी असर्शंस को वेरीफाई करना है। सबसे पहले आपने उनकी हेडिंग बना लेनी है, या आपने कम से कम अपने माइंड में सोच लेना है कि सबसे पहले मुझे वेरीफाई करना है उसकी एग्जिस्टेंस को, फिर मुझे वेरीफाई करना है कंप्लीटनेस को, फिर मुझे वेरीफाई करना है एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन को, उसके बाद मुझे वेरीफाई करना है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को, और एंड के ऊपर मुझे वेरीफाई करना है क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये सीक्वेंस में अगर नहीं भी है तो भी कोई मसला नहीं, आप इसको सीक्वेंस अपने पसंद से भी दे सकते हैं, मगर जो आइडियल सीक्वेंस है वो मैंने आपके सामने रखी हुई है। ठीक, अच्छा जी, एक नॉन करंट एसेट, हम अज्यूम कर लेते हैं कि नॉन करंट एसेट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, मुझे प्लांट एंड मशीनरी का ऑडिट करने के लिए भेजा गया। सबसे पहले मुझे उसकी एग्जिस्टेंस मालूम करनी है। अब वो 7 बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए साथ साथ। बताइए, एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए मेरा मेन प्रोसीजर कौन सा होगा? मैं नहीं बताऊंगा, मुझे आप ही बताएं। सबसे पहले मैं करूंगा उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन। मैं क्लाइंट से बोलूंगा कि भाई मुझे ये एसेट आपका फिजिकली एग्जामिन करना है, तो फिजिकल चेकिंग कर लूंगा, जाके देखूंगा, उसको हाथ लगाऊंगा, मौजूदगी चेक करूंगा, तो मैं उसकी एग्जिस्टेंस वेरीफाई कर लूंगा। फिजिकली इंस्पेक्ट कर लूं, फिजिकली चेक कर लूं। अच्छा, जब मैं उसको फिजिकली चेक कर रहा हूं, और अगर आपको IS 16 याद है, तो मुझे बताइए, एक एसेट अगर मौजूद है मगर वो उस कंडीशन में नहीं है कि उससे मैं एफिशिएंसी ले सकूं या उससे मैं काम ले सकूं, तो क्या आपको लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए? ऐसे ही है ना? तो क्या मैं फिजिकल चेकिंग के साथ साथ उसकी कंडीशन भी चेक कर सकता हूं कि वो किस कंडीशन में ऑपरेट कर रहा है? एग्जिस्टेंस तो मैं गया, मैं उनकी फैक्ट्री में पहुंचा, मैंने जाके देखा प्लांट एंड मशीनरी मौजूद है, और जब मैंने प्लांट एंड मशीनरी को देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि इसके ऊपर तो काम ही बहुत कम होता है, इसके ऊपर तो जंग लगा हुआ है, ये तो उसी कंडीशन, ये जो कंडीशन में है, ये तो कंडीशन ही बहुत ज्यादा खराब है, और ये एसिड बहुत कम यूज में आ रहा है। नहीं, मैं इस वक्त इंपेयरमेंट टेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी नजरों से देख रहा हूं। मैं एग्जिस्टेंस के साथ साथ उस एसिड की कंडीशन देख रहा हूं कि वो एसिड कितना यूज में है और उसकी क्या कंडीशन है। एसिड मौजूद है, मैंने अपने हाथ से एसिड को छू के देख लिया, और जब मैंने उसको छू के देखा तो मुझे पता चला कि यार ये एसिड तो अब फारिग हो चुका है। ये मैं सोच रहा हूँ, मैं इंपेयरमेंट टेस्ट नहीं लगा रहा अभी, मैं सिर्फ उसकी कंडीशन को नोट कर रहा हूँ, आंखों से देख रहा हूँ, हाथों से चेक कर रहा हूँ कि वो किस कंडीशन में है। तो एग्जिस्टेंस के अंदर हम 2 चीजें वेरीफाई कर सकते हैं, फिजिकल चेकिंग प्लस यूजेज एंड उसकी कंडीशन, यूजेज और उसकी कंडीशन।
क्या मैंने आपको एग्जिस्टेंस के ये दो प्रोसीजर याद करवाए? क्या मैंने आपसे कहा कि ये दो प्रोसीजर्स को आपने रटा लगाना? नहीं। क्या हमने दो बातें लिख ली? क्या दो बातें हम लोगों ने बना ली? आगे चलते हैं। कंप्लीटनेस, रिलेटेड पार्टी याद है? क्या आपको रिलेटेड पार्टी याद है? रिलेटेड पार्टी के अंदर हम लोगों ने मैनेजमेंट से क्या कहा था कि तुम्हारे जितने भी रिलेटेड पार्टीज हैं हमें एक लिस्ट में उनको ऐड करके दे दो और उस पे अपने साइन करके देना, ये लिख के देना कि ये लिस्ट क्या है, कंप्लीट है, ये लिस्ट कंप्लीट है। जब आप क्लाइंट पे जाते हैं और आप चीजों को चेक कर रहे होते हैं तो क्लाइंट के जो एसेट्स है वो हर जगह पे बिखरे होते हैं। कुछ नॉन करंट एसेट्स आपको मिलेंगे हेड ऑफिस में, कुछ आपको मिलेंगे फैक्ट्री में, कुछ आपको मिलेंगे किसी और ब्रांच में, कुछ आपको मिलेंगे किसी और फैक्ट्री के अंदर। कुछ इस्तेमाल हो रहे होंगे, कुछ नहीं हो रहे होंगे, कुछ इंपोर्ट किए जा रहे होंगे तो कुछ जाया किए जा रहे होंगे। तो जब मैं कंप्लीटनेस की बात करता हूं तो जरा मुझे सोच के बताइए ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि आपके जहन में आ रहा है जहां पे कंपनी के तमाम एसेट्स की डिटेल आ रही होती है? जरा सोचें। नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिटेल नहीं आती, नोट्स में भी डिटेल नहीं आती, फिक्स टी अकाउंट में तो बिल्कुल भी नहीं आती, फिक्स एसेट स्केड्यूल में आती है, फिक्स एसेट स्केड्यूल में आती है। फिक्स एसेट स्केड्यूल में लिखा होता है कि मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, हर एक का ओपनिंग बैलेंस क्या है, हर एक के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, क्या मैंने कोई नया एसेट खरीदा, क्या मैंने कोई एसेट डिस्पोज किया। वो जो फिक्स एसेट स्केड्यूल है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं क्लाइंट से जाके साथ ही कहता हूँ कि भाई मुझे वो स्केड्यूल दे दे, मुझे वो स्केड्यूल दे दे। तो कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए मैं उनसे मांगता हूँ, मैं उनसे रिक्वायर करता हूँ फिक्स एसेट का स्केड्यूल, ऑब्टेन फिक्स एसेट स्केड्यूल। मैं गया और मैंने उनसे स्केड्यूल मांग लिया। अच्छा, अगर उन्होंने ये स्केड्यूल नहीं बनाया हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए? इसको स्केड्यूल भी बोल सकते हैं, इसको आप रजिस्टर भी कह सकते हैं, यू कैन यूज एनी वर्ड, मगर दो दफा यूज ना कीजिएगा प्लीज। अगर उन्होंने ये स्केड्यूल नहीं बनाया तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं उनसे डिस्कस करूं और उनसे बोलूं कि भाई ये बना के दें, प्रिपेयर करके दें, प्रिपेयर करके दें। अच्छा, अगर उन्होंने पूरे साल में नहीं बनाया और आपके कहने पे अगर वो 2 दिनों में आपको बना के दे दे तो आपको लगता है कि वो जल्दबाजी में बनाएंगे? तो इससे बेहतर क्या है कि मैं खुद ही बना लूं? इससे बेहतर क्या है, मैं खुद ही बना लूं फिर। तो यहाँ पे आप ऑब्टेन स्लैश प्रिपेयर लिख लें, ऑब्टेन स्लैश प्रिपेयर फिक्स एसेट रजिस्टर या स्केड्यूल। हम उनसे लेंगे ना, हम उनसे लेंगे, उनसे लेंगे। याद करें रिलायबिलिटी क्या है, मेरा अपना किया हुआ काम या उनकी तरफ से आया हुआ काम? सबसे ज्यादा रिलायबल क्या है? मेरा काम। तो अगर उन्होंने नहीं बनाया तो फिर रादर देन कि वो गलत बनाए और मैं मजीद टाइम जाया करूं, मैं खुद ही से डिटेल बना लेता हूं, मैं खुद ही से डिटेल बना लेता हूं। अच्छा, फिक्स एसेट स्केड्यूल के अंदर क्या ओपनिंग बैलेंस आता है? क्या ओपनिंग बैलेंस आता है? अगर पिछला ऑडिट मैंने नहीं किया क्या मैं उस ओपनिंग बैलेंस पे रिलायंस हासिल कर सकता हूं?
अगर पिछला ऑडिट मैंने नहीं किया, मैं पिछले ऑडिट में इन्वॉल्व नहीं था, कोई और फर्म थी, कोई और लोग थे, और मेरे पास ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, तो क्या मुझे उस ओपनिंग बैलेंस पे रिलायंस होगी? नहीं, मुझे वो ओपनिंग बैलेंस भी इवेल्युएट करना पड़ेगा, मुझे उस ओपनिंग बैलेंस की कंप्लीटनेस के ऊपर भी शक होगा, मुझे उस ओपनिंग बैलेंस की कंप्लीटनेस के ऊपर भी क्या होगा? शक होगा। तो सेकंड प्रोसीजर कैन बी इफ previous year team was not involved, तो फिर क्या होगा? मुझे ओपनिंग बैलेंस के ऊपर रिलायंस हासिल करनी पड़ेगी, मुझे ओपनिंग बैलेंसेस को फिर से रिकंसाइल करना पड़ेगा। अच्छा, अगर डिफरेंस आ जाए उनके बनाए हुए स्केड्यूल में और मेरी वर्किंग में, तो उसको मैं कैसे रिजॉल्व करूं? या मैं कहता हूं कि जो उन्होंने मुझे लिस्ट प्रोवाइड की है वो कंप्लीट नहीं है, गलत है, उन्होंने मुझे ज्यादा एसेट्स बता दिए हैं हालांकि एसेट्स कम है, या वाइस वर्सा, डिफरेंस आ गया, तो मैं उस डिफरेंस को कैसे पकड़ूं? डिफरेंस को पकड़ूं कैसे? रिकंसाइल करूं? रिकंसाइल करूं, और जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस डिस्कस करूं मैनेजमेंट के साथ, वो डिफरेंस क्या करूं? डिस्कस करूं मैनेजमेंट के साथ। अगर रिजॉल्व ना हुआ तो डेफिनेटली 705, ठीक हो गया। अच्छा जी, एग्जिस्टेंस भी चेक हो गई, कंप्लीटनेस भी चेक हो गई, एग्जिस्टेंस भी चेक कर लिया और कंप्लीटनेस भी चेक कर लिया। अब बारी आती है एक्यूरेसी, वैल्यूएशन और एलोकेशन की। मुझे जरा बताइए, नॉन करंट एसेट्स कौन सा स्टैंडर्ड इसको डील करता है अकाउंटिंग के अंदर? कौन सा स्टैंडर्ड है जो कि डील करता है? IAS 16। यहाँ पे ये जो है ना एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन वाला पॉइंट, यहाँ पे आपने और कुछ नहीं लिखना, सिर्फ अकाउंटिंग वाली बातें लिखनी है, याद रखिएगा। इसके अंदर वैल्यूएशन में, एलोकेशन में, एक्यूरेसी में सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को आपने खोल के रखना। कैसे खोलना है मैं आपको बताता हूँ। एक प्लांट एंड मशीनरी है, इंस्टॉल हुई है, मैं उसको कितनी तरह से वैल्यू कर सकता हूं? मैं उसको कितनी तरह से वैल्यू कर सकता हूं? या कॉस्ट मॉडल लगाऊंगा, या रीवैल्यूएशन मॉडल लगाऊंगा? ऐसा ही है, ऐसा ही है। कॉस्ट मॉडल अगर मैं लगाता हूं तो मुझे बताइए उसकी वैल्यू किस कॉस्ट पे होनी चाहिए? अगर मैं कॉस्ट मॉडल लगा रहा हूं तो उसकी वैल्यू किस कॉस्ट पे आनी चाहिए? कहां से देखूं उसकी कॉस्ट को, कैसे वेरीफाई करूं? कॉस्ट की बात हो रही है, कॉस्ट की बात हो रही है, मैं बुक वैल्यू की बात नहीं कर रहा। अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स बने, इंट्रो भी पढ़ी है, FAR 1 भी पढ़ा है, FAR 2 में आ चुके हैं, मैं कॉस्ट पूछ रहा हूं। मैं पकड़ूंगा उनसे परचेज इनवॉइस, मैं पकड़ूंगा उनसे परचेज इनवॉइस।
ये परचेज इनवॉइस मुझे क्या बताएगी कि ये एसेट मैंने किस अमाउंट पे बाय किया है, ये एसेट मैंने किस अमाउंट पे बाय किया है। अच्छा, क्या सिर्फ यही कॉस्ट होती है या कुछ एडिशनल कॉस्ट भी हम लोग इनकर करते हैं? क्या एसेट को परचेज करने में कोई एडिशनल कॉस्ट लगती है? इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है। इस सब का एक नाम भी होता है, इन सब का एक कंबाइंड नाम भी होता है। IAS 16 ने इसको एक कंबाइंड नाम भी दिया है। IAS 16 ने एक कंबाइंड नाम ले दिया, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो कॉस्ट जो कि डायरेक्टली मेरे एसेट को चार्ज हो रही है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी कॉस्ट आती है, कुछ याद है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी कॉस्ट हम लोग लेते हैं? इंस्टॉलेशन और फ्रेट इनवर्ड और जरा IAS 16 याद करें। डिसमेंटलिंग। भाई सोचे ना कि आप एक कंपनी में गए और आपने नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट को वेरीफाई करना है, जब तक आपको IAS 16 ही नहीं आता तो आप कैसे उसको वेरीफाई कर सकते हैं? ऑडिटिंग उस वक्त पक्का होता है जब आपके अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स आपको आते हो। विदाउट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग हाउ कैन यू ऑडिट? जब तक आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बनानी नहीं आती तो आपको उसका ऑडिट करना कैसे आएगा? डेमरेज चार्जेस, डिसमेंटलिंग, इंस्टॉलेशन, फ्रेट इनवर्ड, any other cost to bring the asset in the intended use, ठीक है। अच्छा, अगर कंपनी ने गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर की बजाय अगर कंपनी ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंस बना दी है तो क्या ये एरर है या नहीं? क्या ये मिस स्टेटमेंट है या नहीं? क्या मेरा एसेट उस गलत खर्चे को ऐड करने की वजह से ओवर वैल्यू हो गया है या नहीं? ओवर वैल्यू हो गया। क्या वो ओवर वैल्यूड एसेट जब मैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो क्या वो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा आएगी? जब वो डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगी तो क्या मेरा प्रॉफिट कम आएगा? तो मुझे कंपनी से क्या कहना चाहिए? मैं कंपनी से क्या कहूं? मैं कंपनी से क्या कहूं कि सही करो, सही करो। अच्छा, कंपनी ने मुझे लिस्ट दे दी कि सर ये रहे डेट चार्जेस और ये रही कॉस्ट। कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो कि मुझे मैथमेटिकल एक्यूरेसी वेरीफाई करके देगा? कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो कि मुझे, यस, रिकैलकुलेशन, रिकैलकुलेशन। तो आप यहाँ पे रिकैलकुलेट करेंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे? रिकैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया। और ये चेक करेंगे कि क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर सही से रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, क्या कोई एक्स्ट्रा खर्चा मजीद एक्स्ट्रा ऐड तो नहीं हो गया, या कोई ऐसा कैपिटल एक्सपेंस जो कि ऐड होना था मिस तो नहीं हो गया। दोनों चीजें आपने वेरीफाई करनी है। एम आई क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? यहां तक कहानी बिल्ड हो रही है? अच्छा, दूसरा मेथड क्या होता है? रीवैल्यूएशन। अच्छा, रीवैल्यूएशन। मैं क्या पूछने लगा हूँ आपसे, पता नहीं आप लोग बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, बट चले
अल्लाह खैर। हाँ जी, ये कौन करता है? क्या ऑडिटर करता है या क्लाइंट करता है? क्या ऑडिटर करता है या क्लाइंट करता है? क्लाइंट करता है। तो क्या क्लाइंट खुद करता है या किसी को बुलाता है? किसी को बुलाता है। तो यानी कि यहाँ पे एक वैल्यूअर आएगा, वैल्यूअर आएगा फॉर फॉर रीवैल्यूएशन। क्या मैं उस वैल्यूअर को एक्सपर्ट बोल सकता हूँ? क्या मैं इस वैल्यूअर को एक्सपर्ट बोल सकता हूँ? तो मेरा सब्सटैंटिव क्या बनेगा यहाँ पे? अगर लेट सपोज क्लाइंट ने एक एसेट को वैल्यू करवाया है और एक एक्सपर्ट से वैल्यू करवाया है, तो क्या मुझे उस एक्सपर्ट को जानना चाहिए, समझना चाहिए, पहचानना चाहिए? सबसे पहले क्या मुझे उस एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस देखनी चाहिए? क्या मुझे उस एक्सपर्ट का काम देखना चाहिए? क्या एक्सपर्ट का चैप्टर याद है कि कैसे हमने उसकी कॉम्पिटेंसी मेजर की थी? तो क्या मैं वहां से कोई 4-5 बातें लिख सकता हूं? तो बैठे बैठे 4-5 प्रोसीजर्स तो वैसे ही बन गए, वैसे ही बन गए। एक्सपर्ट कैसा है, कौन लेकर आया, उसने क्या टूल यूज किए, एक्सपर्ट से बात कर लेंगे, एक्सपर्ट की रिपोर्ट को चेक कर लेंगे, एक्सपर्ट की रिपोर्ट को अपनी रिपोर्ट से मैच करके देख देख लेंगे। यस, आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। इसमें क्या क्या बात आएंगी बातें, आपको लिख के दे देता हूँ, क्या याद करेंगे। सबसे पहले आप लेंगे एक्सपर्ट की रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑब्टेन करेंगे आप उस रिपोर्ट को क्रॉस वेरीफाई करेंगे अपने बुलाए हुए एक्सपर्ट के साथ। एक उनका एक्सपर्ट है, एक आपका एक्सपर्ट है। उनके एक्सपर्ट को परखना है और अपने एक्सपर्ट के बनाए हुए काम से कंपेयर करना है। क्या रीवैल्यूएशन के अंदर ये जरूरी होता है कि तमाम क्लास ऑफ एसेट्स को रीवैल्यू किया जाए, या हम किसी एक आधे का भी कर सकते हैं? पूरी क्लास? तो इंश्योर करना है कि होल क्लास को रीवैल्यू किया गया है, होल क्लास को रीवैल्यू किया गया है। ये भी इंश्योर करना है कि जो अजम्पशंस यूज की हैं वो सही है, जो टूल्स यूज किए हैं वो सही है, जो मॉडल यूज किया है वो सही है, जो सोर्स डाटा है वो सही है। मैं कुछ नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ 620 की बातें रिपीट कर रहा हूँ। याद रखिएगा 620 इज अबाउट ऑडिटर्स एक्सपर्ट, मगर यहाँ पे चूंकि हम मैनेजमेंट के बुलाए हुए एक्सपर्ट को वेरीफाई कर रहे हैं, मगर वेरिफिकेशन वाली बातें सेम है, तरीका सेम है, तो आप वही तरीका कार मैनेजमेंट के एक्सपर्ट पे भी लगा सकते हैं। Am I clear? यहां तक बात समझ आ गई? अभी हम सिर्फ एक ही पॉइंट पे खड़े हैं और उस एक पॉइंट के अंदर बेतहाशा सब्सटैंटिव निकाल रहे हैं। अच्छा, क्या एसेट बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ कॉस्ट पे आता है या सिर्फ वैल्यूड अमाउंट पे आता है, या उसमें से कुछ माइनस भी होता है? क्या क्या चीजें माइनस करते हैं? क्या सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस होती है? नहीं, डेप्रिसिएशन प्लस इम्पेयरमेंट, डेप्रिसिएशन माइनस होती है और इम्पेयरमेंट माइनस होती है। ओके, डेप्रिसिएशन का क्या कोई रेट स्टैंडर्ड ने दिया हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी का 10% होना चाहिए, एसी का 5% होना चाहिए, लैंड का 2% होना चाहिए, कि ऐसी बात स्टैंडर्ड ने की है कभी? क्या कोई चीज फिक्स की है?
तो फिर हम क्यों लगाते हैं 10%, 5%, 20%? उसके पीछे लॉजिक क्या होती है? हम लोग क्या यूज करते हुए ये रेट्स लगाते हैं? ये होती है हमारी प्रोफेशनल जजमेंट, ये होती है प्रोफेशनल जजमेंट, जिससे हम डेप्रिसिएशन रेट्स असेस करते हैं। अच्छा, क्या स्टैंडर्ड ने यूजफुल लाइफ बताई होती है कि यूजफुल लाइफ इसकी इतनी रखनी है, उसकी इतनी है? नहीं। तो यूजफुल लाइफ भी हम लोग ऐसे ही देखते हैं। जहां पे मैनेजमेंट की प्रोफेशनल जजमेंट आ जाए, तो क्या मुझे उस जजमेंट पे शक करना चाहिए? क्या मुझे स्केप्टिक होना चाहिए? तो क्या मुझे उनसे इंक्वायर करना चाहिए कि भाई आपने क्यों ये परसेंटेज चूज की है, क्यों आपने यूजफुल लाइफ इतनी रखी है? लेट्स सपोज वो कहते हैं कि जनाब एसी की यूजफुल लाइफ है 25 साल। क्या एसी 25 साल तक चलता है? क्या एक एसी 25 साल तक ऑपरेट कर सकता है? एसी की मैक्सिमम यूजफुल लाइफ क्या होती है? 5 साल। मेरा नहीं ख्याल कि 5 साल से जो जायद एसी है वो सही से ऑपरेट करता है, मगर वो कह रहे नहीं 25 साल, वो कह रहे हैं 25 साल। तो हम उनसे इंक्वायर करेंगे, हाँ, अगर वो मुझे कोई लॉजिकल, कोई राशनल दे दें, कोई लॉजिक दे दें, कुछ कुछ बता दें जिससे मैं मुतमिन हो जाऊं, तो फिर सही है। अगर कोई राशनल नहीं दे रहे, आगे से खामोश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, माथे से पसीना छूट रहा है, तो फिर मुझे उनकी इस जजमेंट के ऊपर रिलायंस नहीं करनी चाहिए। तो डेप्रिसिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन है, डब्ल्यूडीवी है, डेट क्या है, यूजफुल लाइफ क्या है, रेसिडुअल वैल्यू क्या है, ये मुझे सब कुछ देखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुझे क्या क्या चीजें देखनी है। रेट प्लस यूजफुल लाइफ प्लस रेसिडुअल वैल्यू प्लस मेथड, क्योंकि इन सब में उनकी ही जजमेंट है। हमें स्टैंडर्ड ये नहीं कहता, तो मुझे इंश्योर करना है, उनसे बार बार इंक्वायर करना है कि ये सही है या नहीं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो डेप्रिसिएशन उन्होंने वर्कआउट की होगी, ये जो डेप्रिसिएशन उन्होंने वर्कआउट की है, ये जो निकाली है अमाउंट, क्या मुझे इस अमाउंट के ऊपर रिलायंस हासिल करने के लिए क्या प्रोसीजर लगाना पड़े? मैं रिकैलकुलेट कर लूंगा, मैं रिकैलकुलेट कर लूंगा। ठीक हो गया जी, छावे आप लोग तो। ओके, आइए जरा इम्पेयरमेंट की तरफ। किस किस को IAS 36 याद है? किस किस को IAS 36 याद है? तो इम्पेयरमेंट के टाइम पे क्या मुझे कुछ कंडीशंस देखनी होती है? अगर कंपनी वालों ने एक एसेट को इम्पेयर किया है, मैं पूछ रहा हूं क्यों, वो कहते हैं सर हमारी मर्जी, तो क्या ये कोई लॉजिकल रीजनिंग होगी? तो मुझे उनसे एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रीजंस लेनी है। उनसे पूछना है कि भाई आप लोग ये क्यों कर रहे हैं। फिर जो इम्पेयरमेंट उन्होंने निकाली है वो किस फॉर्मूले के थ्रू आई होगी? इम्पेयरमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पेयरमेंट का फॉर्मूला बताएंगे जरा। अभी कह रहे थे मुझे सब कुछ आता है, अभी सारे सो गए। अभी सारे कह रहे थे सर आता है आता है आता है। फिर एक जवाब आया, वैल्यू इन यूज या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस
कॉस्ट टू सेल। अच्छा, अगर एक एसेट मुझे इस्तेमाल ही नहीं करना, मुझे बेच देना है, तो क्या मैं उसकी वैल्यू इन यूज निकालता हूं? अगर एक एसेट मुझे इस्तेमाल नहीं करना, मैंने नियत करनी है इसको मैंने डिस्पोज कर देना, तो क्या मुझे उसके वैल्यू इन यूज निकालनी चाहिए? अच्छा, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये मैनेजमेंट ने कहीं ना कहीं निकाली होंगी, वर्किंग की होगी। तो अगेन उस वर्किंग को मैं कैसे चेक करूंगा? रिकैलकुलेट करके। और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मांगूंगा कैसे? इंक्वायर करके। इंक्वायर करने के बाद मैं डॉक्यूमेंट्स को क्या करूंगा? इंस्पेक्ट। लिंक बन रहा है बिटवीन दो 7 एंड दीज 5। अच्छा जी, क्या मेरा फिक्स एसेट डिस्पोज होता है ड्यूरिंग द ईयर? क्या डिस्पोजल होती है ड्यूरिंग द ईयर? होती है ना? डिस्पोजल क्या कंपनी खुद ही से कर देती है या इसके पीछे कोई ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट भी होता है? क्या कोई बड़ा कोई डायरेक्टर परमिशन देता है कि भाई ये एसेट आप कंपनी से निकाल दो? तो यस, देयर इज एन ऑथराइजेशन। तो वो क्या ऑथराइजेशन जबानी होती है या किसी कागज के थ्रू होती है? डॉक्यूमेंट के थ्रू होती है। तो वो डॉक्यूमेंट मैं किससे मांगू? डॉक्यूमेंट किससे मांगू? मैनेजमेंट से मांगू। इंक्वायर करूं या इंस्पेक्ट करूं? पहले इंक्वायर करूंगा फिर इंस्पेक्ट करूंगा। पहले इंक्वायर करूंगा, मांगूंगा, जब वो दे देंगे, देखने के बाद उसको मैं इंस्पेक्ट करूंगा। अच्छा जी, डिस्पोजल हो गई है। मुझे और क्या चीज जहन में रखनी चाहिए फिक्स एसेट स्केड्यूल को देखते हुए? डिस्पोजल के अंदर मुझे और कौन सी बातें देखनी होती है? बीइंग एन अकाउंटेंट, बीइंग एन ऑडिटर, जरा सोचें, क्या जो डिस्पोजल से गेन लॉस आया है वो सही सही जगह पे वैल्यू हो रहा है या नहीं? क्या वो एक्यूरेट है या नहीं? क्या वो एक्यूरेट है या नहीं? और जो गेन लॉस की वर्किंग है उसको भी मैं रिकैलकुलेट करके देख सकता हूँ। ये जो डिस्पोजल हो रही है किसको हो रही है? क्या किसी रिलेटेड पार्टी को तो नहीं हो रही? और अगर ये रिलेटेड पार्टी को हो रही है, इसका मतलब है कि ये चीप बिका होगा, ये उस वैल्यू पे नहीं बिका जिस वैल्यू पे मैं मार्केट को सेल करता, उससे कम पे बिका होगा। तो इसकी रीजंस मुझे इंक्वायर करनी पड़ेगी, इसकी रीजन मुझे इंक्वायर करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या ये जो गेन लॉस आया है ये सही से अकाउंट्स में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये भी चेक करूं। अच्छा, ये जो गेन है क्या मैं इसको सेल बना लेता हूँ? इस गेन को क्या मैं सेल बनाता हूँ? और अगर कंपनी ने इसको सेल बना दिया तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर कंपनी ने इसको बतौर सेल रखा है तो उनसे करेक्ट करवा लो, ठीक करा लो। अच्छा, क्या मुझे ये वेरीफाई करना चाहिए कि जो एसेट डिस्पोज ये लोग कर रहे हैं, क्या फिक्स एसेट स्केड्यूल में उन्होंने उसको माइनस भी कर दिया या नहीं किया? ये चेक करूंगा ना, ये भी चेक कर लेंगे, लेजर देख लेंगे, टी अकाउंट देख लेंगे, डन हो गया। अगर मैं कोई एसेट बाहर से परचेज कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ, मैं एक एसेट बाहर से लेकर आ रहा हूँ,
तो क्या किसी ने ऑथराइज किया होगा परचेज करने के लिए? ऑथराइजेशन चेक कर लो। अगेन एडिशन के अंदर किस कॉस्ट पे आ रहा है, प्लस कौन कौन से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है वो चेक कर लूंगा। अगर तो मैं इसकी पेमेंट डॉलर्स में कर रहा हूं तो फिर उस डॉलर का जो उस वक्त का स्पॉट रेट है वो चेक किया जा सकता है। अकाउंटिंग एंट्रीज सही होंगी या नहीं होंगी मैं वो देख सकता हूँ। क्या ये एसेट कंपनी के नाम पे आ रहा है या किसी और के नाम पे आ रहा है, उसकी ओनरशिप देख सकता हूँ। तो हमने कितने सारे प्रोसीजर्स बना लिए हैं सिर्फ एक ही असर्शन के अंदर। एंड करते हैं उसको। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के बारे में जरा मुझे बताइए, ये एसेट मेरा ही है, हाउ कैन आई वेरीफाई दिस? ट्रांसफर टाइटल, परचेज टाइटल, इनवॉइस, डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, बैंक डॉक्यूमेंट्स, लीगल टाइटल, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। नॉन करंट एसेट क्या एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट है, डेफिनेटली एसेट है। यहां पे मैं ये देखूंगा कि क्या इसको सही से सही अकाउंट में, क्या अप्रोप्रिएट अकाउंट में क्लासिफाई किया है या नहीं किया। और प्रेजेंटेशन के अंदर मैं उसके डिस्क्लोजर्स की बात करता हूँ। जो बात आप लोग स्टार्ट में कर रहे थे कि सर इसको इसके जो डिस्क्लोजर्स है वो कब चेक करते हैं, वो हम लोग प्रेजेंटेशन के अंदर आके चेक करते हैं कि जो IAS 16 ने डिस्क्लोजर्स बताए हैं क्या वो डिस्क्लोजर्स प्रॉपर बने हैं, करेक्ट हैं, क्लियर हैं, समझ आ रहे हैं, और क्या उनमें जो फिगर्स आ रही हैं वो सही फिगर्स हैं या नहीं। द क्वेश्चन इज कि क्या हम लोगों ने इसको याद किया था पहले? इतनी सारी बातें करने के बाद क्या आप कम से कम 15 प्रोसीजर्स बना सकते हैं? क्या कम से कम 15 बातें लिख सकते हैं? ट्राई कीजिएगा। और नॉन करंट एसेट्स चैप्टर 8 के अंदर मौजूद है, आपने चैप्टर 8 को देखना है। चैप्टर 8 के अंदर सबसे जो पहला टॉपिक है वही। ठीक हो गया? इसकी वीडियो एक दफा दोबारा से सुन लीजिएगा क्योंकि अब अगली क्लास भी सर पे है, तो आई हैव टू लीव नाउ। देन कोई सवाल हुआ तो व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है, और वीडियो एक दफा इसकी रिपीट पर लाजमी सुन ली। डन? थोड़ा सा हौसला हो गया सब्सटेंटिव को लेके। चलो यही हौसला बरकरार रहेगा पूरे वीक। कल मिलते हैं मजीद बातों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।